बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहते हैं। शो का आगाज़ वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप से करते हैं। जी, सबसे पहले बात करते हैं हम अज़हर अली की कप्तानी के हवाले से। जैसे हमने देखा कि गुज़िश्ता वीक मिसबाह उल हक ने एज ए चीफ सेलेक्टर अपने ओहदे से रिज़ाइन किया और इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अब उनके बाद अज़हर अली से भी टेस्ट कैप्टनसी से ओहदा लिया जा रहा है। इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि उनकी जो पीएम से मुलाकात हुई थी ये रीज़न बन रही है। कुछ का कहना यह है कि उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस के अंदर कंटिन्यूसली डिक्लाइन है एज ए कैप्टन भी और एज ए बैट्समैन भी। जैसे ख़ास तौर पे अगर हम बात करें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, तो कुछ मैचेस ऐसे थे जो पाकिस्तान इजीली जीत सकता था, बट उनकी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत सका। इसके साथ दूसरी चीज़ जो ज़ेर बहस है कि अब उनके बाद नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जिम्मेदारी बाबर आजम को दी जाएगी, जो ऑलरेडी T20 और ODI में पाकिस्तान को एज ए कैप्टन सर्व कर रहे हैं। कुछ का मानना ये भी है कि ये जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान को दी जाएगी, जिन्होंने नेशनल T20 कप के अंदर अपनी KP की टीम को जितवाया। मेरा ख्याल है ये तो हम PCB के हुकाम की तरफ देखेंगे कि कब डिसीजन आता है और किसको वो करार देते हैं, बट ये डिसीजन समहाउ ठीक लग रहा है कि जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही किसी से एज ए कैप्टन, तो ओबियसली उसकी जगह किसी नए बंदे को चांस देना चाहिए। जी, अब कुछ बात करते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड के हवाले से। इसमें 22 खिलाड़ियों का नाम आया। इसमें बाबर आजम एज ए कैप्टन पहली दफ़ा ODI में हमें नज़र आएंगे। T20 में तो वो पहले ही ऑलरेडी एज ए कैप्टन परफॉर्म कर रहे थे, बट ODI के अंदर ये उनकी फर्स्ट सीरीज़ होगी। इसमें हम कुछ नए प्लेयरों की बात करें तो उसमें अब्दुल्ला शफीक को इंडक्ट किया गया, हैदर अली ऑलरेडी टीम के साथ थे, खुशदिल शाह को चांस दिया गया और उसके अलावा रुहील नज़ीर भी थे जो कि पहले भी इंग्लैंड उन्होंने टूर किया बट वो खेल नहीं सके, और उसके अलावा उस्मान कादर हैं। ये कुछ ऐसे नए नाम हैं जो इंडक्ट किए गए। इसमें हम मज़ीद कुछ बात करना चाहेंगे कि मिसबाह उल हक की अगर बात करें या उनकी टीम की बात करें सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, तो उसमें दो चीज़ें बड़ी हमें सोचने वाली हैं जिस पर डिस्कशन की जा सकती है। एक चीज़ ये है कि अगर आपने अपना क्राइटेरिया परफॉर्मेंस रखा था तो कुछ प्लेयर जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया नेशनल T20 कप के अंदर उनको चांस नहीं दिया गया। उसमें से हम कुछ नाम लेना चाहेंगे। सबसे पहले सोहेब मकसूद का नाम लेना चाहेंगे कि जिन्होंने सदरन की तरफ से खेलते हुए 4-5 मैचेस ऐसे थे जो कि सिंगल हैंडली अपनी टीम को जितवाए और उस स्टेजेस के ऊपर जो सबसे बिलो जा रही थी अपनी टीम को सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक भी पहुंचाया। और पाकिस्तानी टीम के अंदर इस करंट टाइम के अंदर कोई भी हार्ड हिटर नहीं है, तो खुशदिल शाह के साथ उनका एक पेयर बड़ा ज़बरदस्त हमें नज़र आया और टीम के अंदर उनका होना एक बहुत ही ज़रूरी नज़र आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको इग्नोर किया गया। उसके साथ साथ एक और लेग स्पिनर का जिक्र करना चाहेंगे, जाहिद महमूद का, जिन्होंने सदरन की तरफ से खेलते हुए बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। जब मिसबाह उल हक साहब से ये क्वेश्चन किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैंने भी पूछा कि आपने उस्मान कादर को चांस दिया, इनको नहीं दिया, तो उनका कहना यह था कि इनकी एज ज़्यादा है। अगर यही क्वेश्चन मिसबाह उल हक से पूछा जाए कि जब आप दोबारा टीम में कम बैक हुआ आपका, तो आपकी एज क्या थी, आप भी प्रॉब्ली 34-35 के थे, तो क्या उसके बाद आपने 7-8 साल टीम को सर्व नहीं किया? और उसके बाद जब भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाता था और आपने हमेशा यही आंसर किया कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, और आप 43 ईयर्स में रिटायर हुए, तो ये एक किसी भी बॉलर के लिए जिसने परफॉर्म किया हुआ है उसको चांस ना देना बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसी तरह हम कुछ ऑलराउंडर की भी बात कर लेते हैं। ऑलराउंडर में हमने देखा कि दानिश अजीज़ और हुसैन तलत, इन दोनों ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। दानिश अजीज़ की बात करें तो उन्होंने कराची को कुछ मैचेस सिंगल हैंडली जितवाए। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मैं सबसे ज़्यादा कंसिडर उन लड़कों को कर रहा हूँ जो मैच विनर हैं। तो सोहेब की तरह अगर दानिश अजीज़ की बात की जाए तो ये भी एक ऐसे इंडिविजुअल मैच विनर नज़र आए जो सिंगल हैंडली गेम को दूसरी टीम से साइड कर जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका टाइम भी हमें नज़र नहीं आया। इसी तरह हुसैन तलत ने भी कुछ ज़बरदस्त मैचेस खेले, बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की एज ए ऑलराउंडर, उनका भी नाम टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा कुछ बात करें तो ज़िशान अशरफ की बात करना चाहेंगे, जो सदरन के विकेट कीपर थे। इन्होंने 241 रन भी स्कोर किए और उसके साथ बहुत ज़्यादा कीपिंग के अंदर भी हमें इनकी इम्प्रूवमेंट नज़र आई। अगर आप रुहील नज़ीर आल 2 के अंडर 19 और इमर्जिंग कीपर के तौर पे भी वो आपको नज़र आए, बड़ा अच्छा टैलेंट है,
बट पॉइंट ये है कि आपका अगर मकसद ये नहीं है कि जिसने परफॉर्म किया है उसको टीम में इंडक्ट किया जाए, तो फिर परफॉर्मेंस का मैटर कुछ नहीं रह जाता, उसकी कंसिड्रेशन कहाँ रह जाएगी। तो ये एक सारी चीज़ें बहुत लंबी डिस्कशन की हैं। उसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आज़म खान जो मोइन खान के बेटे हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, उस हवाले से भी इनसे क्वेश्चन किया गया। इनका कहना था कि उनकी फ़िटनेस के मसाइल हैं। ये अब कुछ ऐसी जस्टिफिकेशन है, कुछ लड़के जो टीम में खेल रहे हैं तो इस तरह उनके भी फिटनेस के मसाइल हैं। तो ये जो उनके आंसर थे ये समहाउ एक्सेप्टेबल नहीं है। मानने की चीज़ ये है कि अगर आप किसी लड़के को चांस दे रहे हैं तो आपके पास उसकी प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। पीसीबी की तरफ से भी कोई स्क्रूटनी का सिस्टम होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को स्क्रूटनाइज करें, अकाउंटेबल करें चीफ सेलेक्टर को कि ये किन बेसिस के ऊपर सिलेक्शन हुई। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप इन लड़कों को चांस अपनी डोमेस्टिक सीरीज़ के अंदर नहीं देंगे, प्लस एक ऐसी टीम के अगेंस्ट नहीं देंगे जो अभी ओडीआई के अंदर बात हम करें तो 14 नंबर पे रैंकिंग में स्टैंड करती है जिम्बाब्वे की टीम, अगर आप उनको कॉन्फिडेंस इन टीमों के खिलाफ नहीं देंगे तो ये लड़कों को कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये कब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर आके अपने आप को शोकेस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं, इन पे बड़ी चीज़ें डिस्कस भी होनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर पीसीबी हुकाम चेयरमैन की तरफ से या सीईओ की तरफ से इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करें। जी, अब कुछ बात कर लेते हैं डोमेस्टिक T20 कप के हवाले से। जैसे हमने देखा कि शानदार टूर्नामेंट 33 मैचेस इसमें हुए, 30 मैचेस ग्रुप स्टेजेस के ऊपर हुए और सेमीफाइनल और फाइनल का इनेकाद किया गया। सेमीफाइनल तक जो नॉर्दर्न की टीम थी वो नंबर 1 थी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, बट अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में वो नहीं जीत सके। फाइनल का जो मुकाबला है वो सदर्न और केपीके के दरमियान होता है और केपीके 10 रन से वो जीत जाते हैं। इस हवाले से कुछ हम शानदार परफॉर्मेंसेस की बात करें, पहले बैटिंग का जिक्र कर लेते हैं। इसमें सबसे टॉप पे फ़खर ज़मान रहते हैं जो 420 रन स्कोर करते हैं। सेकंड नंबर खुर्रम मंजूर का है जो 408 करते हैं और थर्ड नंबर पर सुहेब मकसूद हैं जिन्होंने इस दफ़ा ज़बरदस्त धुआंधार बैटिंग की, उनका स्कोर 393 रहा। इसी तरह अगर बॉलिंग की भी कुछ बात कर लें तो शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो स्टैंड आउट रहते हैं, वो 20 विकेट्स लेकर नंबर 1 रहते हैं। दूसरे नंबर पर हारिस रऊफ़ हैं जो 18 विकेट्स लेते हैं और तीसरे नंबर पर वहाब रियाज 16 विकेट्स के साथ नुमाया रहते हैं। अगर बैटिंग और बॉलिंग की बात करें तो वो बहुत ज़बरदस्त रही, इवन दो टोटल इंटायर बैटिंग पैराडाइज विकेट्स थी, बट बॉलर ने भी अच्छा इसमें परफॉर्म किया। लेकिन सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ नज़र आई वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था, वो बहुत ही बुरा कंसिडर किया गया। कुछ प्लेयर ने इसकी जस्टिफिकेशन ये दी कि कोविड की वजह से वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सके, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो किसी तरह भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है और पीसीबी को सबसे ज़्यादा इसी पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी मैच, कोई भी गेम आप फील्डिंग के बगैर जीत नहीं सकते। जी नाज़रीन, आपने वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप देखा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट गेस्ट कॉर्नर की जानिब। हमारे शो का प्राइम ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम किसी स्पेसिफिक एक स्पोर्ट के हवाले से बात नहीं करते, हम तमाम स्पोर्ट्स को कवर करते हैं और इसकी हमारी मेन रीज़न भी यही है कि स्पोर्ट्स की बेटरमेंट के लिए जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो की जाएं। आज इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम बात करेंगे हॉकी के ऊपर। हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है और ऑल वी नो कि हमने 3 डेकेड तक इस पे बहुत ज़्यादा राज किया, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 1 डेकेड से हम कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ आ रहे हैं। और इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए आज हमने अपने प्रोग्राम में स्पेशल इनवाइट भी किया है पाकिस्तानी वाइस कैप्टन असफर यकूब साहब को। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने शो में हमारे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। जी, इट्स रियली ऑनर कि आप आए। हम बड़ी लंबी डिस्कशन करेंगे आज आपके साथ, लेकिन स्टार्ट आपकी पहले जानना चाहेंगे अर्ली डेज़ के हवाले से, हॉकी कैसे स्टार्ट की। और सबसे मज़ेदार चीज़ आपके बारे में पता चली कि आपके नाना, आपके चचा, आपके वालिद साहब, आपका छोटा भाई, पूरी फैमिली हॉकी खेलती है। काइंडली सबसे पहले ये बताइए कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ। जी, जर्नी तो है हमारे घर से ही स्टार्ट होता है हॉकी का, तो हर बच्चे का। हम लोग घर में खिलौनों से नहीं हॉकी से खेलते थे, क्योंकि एक घर से तमाम लोगों ने जब ग्राउंड की तरफ जाना तो बच्चे ने खुद ही माइल होना उस स्पोर्ट्स की तरफ। जी। तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल लेवल पे खेला, फिर कॉलेज लेवल पे, फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी फैमिली का 7वां प्लेयर हूँ जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उसमें मेरे नाना ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं,
और मेरे बाबा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, मेरे 2 चाचुओं ने रिप्रेजेंट किया, मेरे 2 मामूओं ने रिप्रेजेंट किया, और अब मैं खुद करंटली पाकिस्तान नेशनल टीम में खेल रहा हूँ, और मेरा भाई और मेरा कज़न पाकिस्तान जूनियर टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमारी जो ये 3rd जनरेशन है ये पाकिस्तान हॉकी को सर्व कर रही है। और मैं अगर शायद गलत नहीं हूँ तो शायद आपकी दूसरी फैमिली है हॉकी फ्रेटर्निटी की बात करें, हनीफ साहब की फैमिली मानी जाती है कि वो पूरी 3rd जनरेशन हॉकी खेल रही है, और सब दूसरे नंबर पे शायद आपकी फैमिली पाकिस्तान में ऐसा है कि एक हमारी फैमिली पाकिस्तान हॉकी को अभी तक सर्व कर रही है, मीन के हमारे तमाम जो बच्चे हैं वो भी हॉकी खेलते हैं, और ऐसे ही हनीफ खान साहब की फैमिली कराची में, वो उनके भी फैमिली का हर बच्चा जो है वो हॉकी खेलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं अब थोड़ा बाकायदा डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आपका डेब्यू किया 2015 में, उससे पहले आप जूनियर में थे। इतनी जल्दी टीम में इंडक्शन हो जाना और पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड का पार्ट बनना, वो कैसा लगा आपको सारा? जी सबसे पहले उसमें सबसे जो मेन जो था वो हमारा ये था कि हम डिपार्टमेंट्स में खेलते थे। ठीक है। डिपार्टमेंट से हमें अपने सीनियर प्लेयर्स को देखने का मौका मिला, उनके साथ खेलने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा हमने। जब आप हमारी टीम हर इवेंट का तकरीबन फाइनल खेलती थी, तो जब फाइनल मैच होता है तब तमाम जो है वो सेलेक्टर्स वगैरह वो आते हैं, तो वहाँ से कैंप्स में हमें बुलाते हैं। कैंप्स में फिर जिसने फिर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और जो ज़्यादा मेहनत करता है फिर उसको टीम में। तो क्या अपनी परफॉर्मेंस का बताइए ना कि जूनियर में क्या आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही जो टीम के अंदर आपकी इंडक्शन का? जी मैं 3 इयर्स कंटिन्यूसली मैं जूनियर टीम का हिस्सा रहा हूँ, और कोई भी जो इवेंट है जूनियर टीम की तरफ से मेरा मिस नहीं है। अच्छा। तो यही वजह थी कि हमारे जूनियर और सीनियर्स के आपस में मैचेस भी होते थे। अच्छा, ग्रेट। तो उसमें भी जो सीनियर टीम के जो थे प्लेयर्स, उनमें और हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था, तो फिर हमें सीनियर टीम के लिए भी उन्होंने कैंप में बुलाया और हमें टीम में लिया। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, सब पूरी नेशन ये जानना चाहती है कि क्रिकेट के बाद हॉकी एक ऐसी गेम थी जिसके अंदर पाकिस्तानी पूरी आवाम का, आप कह लें कि एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पे एक शामिल थी, पैशन था, और एज वी नो कि हमारा नेशनल ये स्पोर्ट्स भी है। 4 दफ़ा के हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं, अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाली हमारी टीम है। 3 दफ़ा ओलंपिक चैम्पियन है, एशियन गेम हम 8 दफ़ा जीत चुके हैं, और चैम्पियन ट्रॉफी भी 3 दफ़ा जीत चुके हैं। तो क्या आपको रीज़न लगती है कि 4 डेकेड तक 70 से ये पाकिस्तान का जर्नी शुरू होता है जीतने का सिलसिलाकार? पहला वर्ल्ड कप भी हम जीते और 2010 तक हम एशियन गेम भी जीते, उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्लाइन आना शुरू हुआ। क्या ऐसे मेजर फैक्टर्स आपको लगते हैं एज ए बीइंग अ प्लेयर कि जो ये डिक्लाइन की रीज़न बनी? डिक्लाइन की मेन रीज़न जो है वो है कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हॉकी ख़त्म हो गई, तकरीबन ख़त्म हो गई, और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत कम डिपार्टमेंट्स हैं जो हॉकी की टीम बनाते हैं और प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हॉकी का जो खेल है इसे कंपलसरी किया जाए हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में, हर स्कूल, हर कॉलेज में, क्योंकि ये नेशनल गेम है। इसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज भी हमारा, जैसे कि आपने बताया कि 4 वर्ल्ड कप्स के साथ हम नंबर 1 है, और पाकिस्तान प्लेयर्स की जो स्किल्स हैं वो आज भी दुनिया में मानी जाती हैं। बहुत से बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी मेन वजह यही थी कि जॉब्स बहुत थी और प्लेयर्स को फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होती थी। बिल्कुल ठीक। और अब बहुत गिने चुने डिपार्टमेंट्स हैं जो प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स को लेते हैं और उनको सैलरीज देते हैं। नहीं, उसमें एक तो जो आपने स्कूल क्रिकेट से हम बात का सिलसिलाकार शुरू करते हैं कि एक तो रीज़न बड़ी ऑब्वियस नज़र आती है कि पहले स्कूल क्रिकेट इसलिए होती थी कि गवर्नमेंट स्कूल होते थे, ग्राउंड्स होती थी। अब स्कूल वो कर्टेल करके एक छोटी सी कोठी के अंदर आ गए हैं। जितना भी प्राइवेट स्कूल्स की हम पर्टिकुलरली बात करें, जी। तो वो जब ग्राउंड ही नहीं होगी तो बच्चा कैसे कोई भी गेम खेलेगा। जहाँ तक दूसरी तरफ आ जाए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, तो मुझे पता चला, दैट वाज शॉकिंग, कि कोई प्लेयर्स को सेटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता हॉकी के अंदर एज कम्पेयर एज वी नो के क्रिकेट के अंदर दिया जाता है। तो उसके अंदर कोई आपकी फेडरेशन के अंदर किसी ने हेलमेट फेयर में बात नहीं किसी ने की कि इसके लिए कोशिश कभी नहीं की? और आई रिमेंबर कि कासिम ज़िया साहब ने तो इस पर काम किया था, समहाउ कुछ अमाउंट दी जाती थी एज ए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर, तो वो क्या हुआ बाद में? जी, वो फंड्स का जो होता है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टूर्स हैं वो ही पूरे हो जाएं और कैंप के जो पूरे हो जाएं वो ही बहुत होते हैं। लेकिन
अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो फिर हमारे टूर्स और कैंप्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि हॉकी के पास ऐसे स्पॉन्सर्स नहीं हैं जो कि क्रिकेट के पास है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो क्रिकेटर्स हैं उनको तो हर चीज़ के ही तकरीबन जो है वो पैसे मिलते हैं। जी ऐसे ही है। और बैट के, शूज़ के, हर चीज़ सारे के। ब्रांड्स उनको सपोर्ट करते हैं और स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा है। जी ऐसे ही। चलिए उसके भी हम अलहदा बात करते हैं। पॉइंट ये है कि आप इसके वाले से बताइए कि अभी जैसे लास्ट प्लेयर, अगर इफ़ आई रिमेंबर कि सुहेल अब्बास के बाद किसी प्लेयर का भी कोई हॉकी के अंदर नाम नहीं सुनने को मिला। हमने अनफॉर्चुनेटली 2014 का जो वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान वो क्वालिफाई भी नहीं कर सका। 18 का हम वर्ल्ड कप खेलते हैं और उसमें हमने देखा कि हम 12वें नंबर पे उसमें क्लोज करते हैं इस टूर्नामेंट को। तो ये क्या रीज़न आपको एज ए प्लेयर लगती हैं कि क्या स्किल लेवल कम हो गया है, टैलेंट नहीं आ रहा, या ये सारी चीज़ों का जो मोटिवेशन था वो पैसा ही था? क्योंकि प्लेयर तो जब एक टीम के अंदर आ गया, एक समहाउ आपको पूरा एक सिस्टम मिल गया, तो वो मोटिवेशन तो प्लेयर ने जाके परफॉर्म करनी है ना। क्या वो 24 घंटे यही चीज़ मोटिवेशन रहती है कि पैसे नहीं आ रहे और हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान जो प्लेयर है हॉकी का वो पैसों के लिए नहीं ज़्यादा खेलता, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमें ना कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ना ही कोई और हमें स्पॉन्सर्स के पैसे मिलते हैं, तो पाकिस्तान हॉकी टीम फिर भी खेल रही है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान प्लेयर्स जो हैं वो पैसों के लिए खेलते हैं, लेकिन आजकल के दौर में पैसा एक ज़रूरत है हर चीज़ के लिए, हर बंदे के लिए, हर शख्स के लिए ज़रूरत है। जो अगर पैसा नहीं उसके पास होगा तो वो अच्छा कैसे परफॉर्म करेगा? उसने अपने घर भी देखना है और उसका जो माइंड फ्रेश ही नहीं होगा तो वो कैसे जो अच्छा परफॉर्म करेगा? तो अभी ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके ख्याल में कितने प्लेयर्स को टेक केयर कर रहे हैं? जैसे हमें अभी रिसेंटली क्रिकेट का भी आपको मालूम होगा कि ख़त्म हो चुकी है डिपार्टमेंट, क्रिकेट से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। उससे कम अप्रॉक्सीमेटली 600-700 लड़का बेरोजगार हुआ है। तो हॉकी को कितना टेक केयर कर रहा है कि ऑल टुगेदर जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं उनको डिपार्टमेंट लेते हैं या बड़े लिमिटेड लड़कों को लिया जाता है? जी, हॉकी प्लेयर्स के पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हॉकी की टीम चल रहे हैं, लेकिन हमारे हॉकी के डिपार्टमेंट्स हैं ही बहुत कम। अच्छा। जैसे कि पहले HBL की टीम थी, UBL की टीम थी और अलाइड बैंक की टीम थी, KESE की टीम थी, ये सब टीम्स बंद हो गई हैं। और ये जो बाकी जो रन कर रही हैं जैसे रेलवेज है, पुलिस है, PTV है, POF है, स्टील मिल्स है, ये कोई नया लड़का नहीं ले रहे। इन्होंने लास्ट जो लड़के लिए थे वो 2005 में लिए थे, अब 15 साल हो गए हैं, कोई सिलेक्शन नहीं हुई, कोई नया लड़का नहीं लिया, क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं है। स्पोर्ट्स को, गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पोर्ट्स को फंड्स दें ताकि वो अपनी टीम बनाएं। और जो तो जैसे आप बता रहे हैं कि 15 साल से कोई नया लड़का पिक ही नहीं जब किया गया, तो बच्चा कैसे किसी तरह स्पोर्ट्स की तरफ माइल होगा? अगर आपकी तीसरी जनरेशन खेल रही है तो अब आने वाली जनरेशन तो फोर्थ आपकी भी नहीं खेलेगी शायद जी। कि जब वो समझेगी कि मुझे शायद डिपार्टमेंट भी पिक ना करे, फेडरेशन तो ऑलरेडी कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं हो रहा, तो डिक्लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रन भी कर रहे हैं। जैसे मैं SSGC में हूँ जी, और बाकी भी डिपार्टमेंट्स हैं 3-4, बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। हम लोग बाहर लीग्स खेलने जाते हैं, लेकिन जो है वो पीछे से फुली बट लीग में तो ऑब्वियसली वही लड़के जाएंगे ना जो नेशनल लेवल पे या कोई अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। मैं बात उन बच्चों की कर रहा हूँ जो आज एक बच्चा सोचता है किसी गांव के अंदर है या किसी भी ऐसे रीजन में कि मैं, उसको शौक है, पैशन है उसको हॉकी का, उसके अंदर स्किल्स हैं, वो परफॉर्म करके कहाँ जाएगा? अगर अनफॉर्चुनेटली उसको डिपार्टमेंट भी नहीं लेगा, कोई क्लब लेवल, आपने मुझे बताया कि शायद कुछ जगह पे क्लब हॉकी चल रही है, अनफॉर्चुनेटली अगर वो भी रुक गई किसी जगह पे, तो फिर तो बच्चा टैलेंट तो आपके पास नया आएगा ही नहीं। नहीं, ये जो अच्छा प्लेयर होता है उसे डिपार्टमेंट्स पिक करते हैं। अच्छा प्लेयर ये नहीं है कि वो मायूस हो जाएगा, जो अच्छा प्लेयर होगा उसके लिए डिपार्टमेंट। उसका मैकेनिज्म क्या है? पहले वो क्लब खेलेगा फिर डिपार्टमेंट की तरफ आएगा? जी ऐसे ही है, अपने अपने क्लब्स में खेलते हैं। जैसे हम लोग अपना क्लब रन कर रहे हैं, पाक हीरोज हॉकी क्लब, ठीक है, हम जोहर टाउन में प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग अपना हमारा जो क्लब का मेन मोटो है कि हम लोग जो हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी की तरफ जो है वो माइल करते हैं। अच्छा। और एडमिशन्स जो हैं वो स्पोर्ट्स बेस पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हम लोग करवाते हैं। तो इससे ये है कि जो जिसका रुझान ज़्यादा है, जिसने स्टडी एक लेवल पे आगे करनी है, तो वो अच्छा परफॉर्म करे, अपनी मेहनत डबल करे, वो पाकिस्तान के लिए खेले, उस डिपार्टमेंट्स के लिए खेले। तो वो हॉकी फेडरेशन क्या रोल प्ले कर रही है? वो कोई इसमें मैकेनिज्म, कोई सिस्टम नहीं बना रही अलॉन्ग विद पाकिस्तानी गवर्नमेंट? हॉकी फेडरेशन रिक्वेस्ट कर सकती है अच्छा पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और हॉकी फेडरेशन के पास इतने इख्तियारात नहीं होते कि वो जो है कि वो किसी डिपार्टमेंट को ऑर्डर करे कि आप अपनी टीम बनाएं। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम है कि वो
कंपलसरी करे पाकिस्तान हॉकी को, क्योंकि चले हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको बुलाने का मकसद भी यही है कि ये चीज़ें हाईलाइट की जाएं और जो हेल्म अफेयर्स के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, हमारे पीएम ऑफ स्पोर्ट्समैन है, कि वो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पे भी इसी तरह अपनी नज़र रखें। जी नाज़रीन, असफर याकूब साहब से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, बट एक ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मैं एक देख रहा था लास्ट वर्ल्ड कप को, मैंने पूरा फॉलो किया, 2018 की हम बात कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि बेल्जियम जीता। बेल्जियम पिछले सालों में देखा जाए तो बेल्जियम की टीम कहीं नज़र नहीं आती थी। पाकिस्तान के साथ जो बड़े नाम थे वो जर्मनी था, नीदरलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था। इसके साथ कोई चौथे पाँचवें नंबर पे कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक टीम नज़र ही नहीं हमें आई, अलॉन्ग विद पाकिस्तान के जो एक बड़े मुकाबलों में जीते। बेल्जियम 2-3 साल में राइज करती है। और अगर मैं स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप की बात करूँ, जो मैंने उनकी चीज़ देखी कि उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग की। आप इस चीज़ को सेकंड करेंगे, एक उन्होंने एंटायर डिफरेंट खेली। बाकी जितनी भी गेम्स टीम खेलती हैं वो अटैक पे ज़्यादा फोकस करती थी, वो मैन टू मैन मार्किंग पे आए और उन्होंने क्या किया कि कितनी इजीली वर्ल्ड कप ले गए और नीदरलैंड से जीत गए, जो कंपैरेटिवली उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। वो ज़रा बताइए कि उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड था, अप्रोच क्या थी उनकी। बेल्जियम की जो टीम थी उसने काफ़ी तरक्की की चंद सालों में। 2016 रियो ओलंपिक्स में बेल्जियम की टीम सिल्वर मेडल हुई, बिल्कुल ऐसे ही अर्जेंटीना जीती, और 2018 में वो वर्ल्ड कप जीती। उसका ये मेन मकसद ये था कि हॉकी अब एक साइंस है। जब तक आप उसको साइंस की तरह नहीं चलाएंगे, साइंटिफिक चलना पड़ेगा। अब वो बेल्जियम हर 5 मिनट बाद अपना जो है वो स्ट्रक्चर चेंज करता था। बिल्कुल ऐसे ही हर 5 मिनट बाद वो नए स्ट्रक्चर के साथ आता था। उनका जो मेन स्ट्रक्चर था वो था जोनल मार्किंग। अच्छा। जो जब रोलैंड ऑल्टमैन्स पाकिस्तान के कोच आए थे 2018 में, हम लोग भी उसमें जोनल मार्किंग में खेलते थे। काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आई थी गेम में। और ये था कि अगर हम हारे भी हैं ना किसी टीम के साथ, किसी टीम से हारे भी हैं, तो वो काफ़ी कम मार्जिन से हारे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। सारी अब जो हॉकी की कहानी है वो स्ट्रक्चर पे और फिटनेस पे है। बिल्कुल ठीक बात। और स्किल्स जो हैं वो एक लिमिटेड जगह पे काम आती हैं। और नहीं तो इसमें जैसे यूरोपियन ने हमारे सिस्टम को ब्रेक किया और अपना ये मेथडोलॉजी लेके आए, साइंटिफिक उसको किया हॉकी को, तो क्या अडॉप्ट करना ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि इसी के साथ मेरा सेकंड क्वेश्चन भी मैं यही करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने देखा कि उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग करके ये साइंटिफिक तरीके से बाकी तमाम टीम्स को बीट कर दिया। पाकिस्तानी टीम की अगर बात देखें, सारे मैचेस को आप देखें तो हर मैच पाकिस्तानी टीम एवरेज ठीक खेलती थी। पहला हाफ बेहतर खेलती थी, बाद में लगता था शायद लिथाजिक हो गए हैं, टाइटनेस लड़कों में फील करते थे, फटीगनेस आती थी। और दूसरा क्या था कि हम अगर 2 गोल कर रहे हैं तो 4-5 कंसीव भी कर रहे हैं। और मैंने एक शुरू से पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी है कि पाकिस्तान ने हमेशा अटैकिंग हॉकी खेली है, डिफेंसिव हॉकी हमने कभी नहीं खेली। लेकिन हमें डिफेंसिव प्लेयर भी बड़े कम नज़र आते हैं। ख्वाजा जुनैद, दानिश कलीम, 2-4 नाम ही नज़र आएंगे कभी। जैसे अगर हम सेंटर फॉरवर्ड की बात करें या अटैकिंग प्लेयर की बात करें तो समीउल्लाह, करीमुल्लाह, शनाज शेख, शबाज सीनियर, बड़े नाम आपको मिल जाएंगे, और हसन सरदार, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। तो ये डिफेंस के ऊपर क्या टीम ने काम नहीं किया? पर्टिकुलरली मैं 2018 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। डिफेंडर भी बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं। डिफेंडर्स का नाम इसलिए ज़्यादा नहीं गूंजता कि वो गोल स्कोरर कम होते हैं। हाँ। और जो लाइट में नहीं रहते। जो फॉरवर्ड्स होते हैं वो गोल स्कोरिंग पावर उनके पास ज़्यादा होती है, और इसलिए वो उनका नाम भी ज़्यादा होता है। डिफेंडर्स के लिए भी बहुत सी ट्रेनिंग्स जो हैं, ये भी रिसेंट जो हमारा कैंप लगा था और जब ये लॉकडाउन में हमें जो इंस्ट्रक्शंस आती थी ख्वाजा जुनैद साहब की तरफ से, जो हमारे चीफ कोच हैं, बहुत वर्क किया उन्होंने अपने हमारी डिफेंडिंग स्किल्स में। और हमें बाकायदा एक स्केजुअल दिया हुआ था फिटनेस का, और जो हम घर में स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसका पूरा उसको मॉनिटर कर रही थी। बहुत सा उससे फ़ायदा हुआ है। जो मेरी वीकनेसेस थी वो मैंने लॉकडाउन में कवर की हैं बहुत हद तक। मेरा अगर बॉल स्टॉपेज कहीं पे पुअर होता था तो मैं उस पर बॉल स्टॉपेज के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। उसके बाद अपनी स्किल्स को मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। नहीं, बीइंग ए प्लेयर आपको क्या लगता है कि वो इतने सक्सेसफुल इस मेथोडोलॉजी में हैं, हम क्यों कहाँ लैग कर रहे हैं? ये आपको कैसे, आप एज ए प्लेयर कहाँ इसको जज करते हैं? ये कोच का जो होता है ना, कोच ने बताना होता है प्लेयर को। हमारे जो कोच हैं पाकिस्तान में तकरीबन, ये ख्वाजा जुनैद साहब भी FIH के जो हैं वो
अच्छे कोच हैं, FIH में इनकी रैंकिंग जी पहले भी रह चुकी हैं, बिल्कुल उसके कोच हैं, वो हमें भी वही बातें बताते हैं, और जो गोरा कोच है वो गोरों को वही बात बताता है। हमें चाहिए कि हम जो है पाकिस्तानी जो कौम है वो थोड़ा अडॉप्ट लेट करती है, तो इस वजह से थोड़ी तो ये तो प्लेयर का कसूर हो गया ना। प्लेयर्स के अच्छा, इसमें एक हमने ये देखा, कुछ मेरे हॉकी प्लेयर से भी पहले पास में बात हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया भी समहाउ बड़ा लीड करता था, और ये यूरोपियन जितने भी ये कंट्रीज़ हैं ये उनके पास भी नहीं आते थे। इन्होंने उसका तोड़ AstroTurf निकाला, उसकी वजह से जब ग्रास से हॉकी चेंज हुई, इनकी मूवमेंट स्लो हुई। इवन आल दो कि हम वर्ल्ड कप AstroTurf पे जीते हुए हैं, बट कहने का मकसद ये कि हमारा बच्चा पहले घास पे प्रैक्टिस करता है सारी ज़िंदगी, उसकी जो फीट मूवमेंट है, रनिंग है, वो उस पर आदी होती है। जब वो टर्फ पे आती है तो समहाउ वो उस तरह फ्लोइंग नहीं रहती। तो क्या यही रीज़न है? नहीं, ये रीज़न नहीं है। हमने सारे बड़े टाइटल्स जो हैं वो हमने AstroTurf पे जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो ग्रास पे प्लेयर होगा उसकी तो आईसाइट इतनी अच्छी होगी कि वो ट्रफ पे तो आंखें बंद करके बॉल जो है वो रोक सकता है, ये इशू नहीं है। इशू यही है कि जो प्लेयर्स हैं वो अपने जो कोचेस की बात है वो जल्दी अडॉप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, लास्ट आपकी असाइनमेंट थी, वो आपने बताया मुझे कि आपने इवेंट ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड खेला, उसके बाद 1 साल हो गया, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई। जैसे हमने देखा कि कोविड के बाद समहाउ तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रिज्यूम हो चुकी है, तो आप लोगों की क्या एक्टिविटी चल रही है अभी? हमारी एक्टिविटी ये है कि अब हम लोग ट्रेनिंग्स तो कर रहे हैं अपने अपने जो होम ग्राउंड्स हैं उसमें, और अभी हमारी नेशनल चैम्पियनशिप शेड्यूल है ये नेक्स्ट ईयर। जी नहीं, अभी नवंबर में। अच्छा, वो जो नेशनल की नेशनल चैंपियनशिप होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है कैंप लगेगा, फिर मार्च में हमारा इवेंट भी कोई नहीं है ना, ठीक है, हॉकी का इवेंट कोई नहीं है। अंडर 19 का तो प्रॉब्ली एक कैंप का बाद में स्टार्ट हुआ जी, वो अभी उनकी तैयारी चल रही है। अब चैंपियनशिप के बाद फिर उनका कैंप लगेगा, जनवरी में उनका इवेंट है एशिया कप, जिसमें वो पहली 3 पोजीशंस जो हैं वो वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। और आपका जो इवेंट आ रहा है प्रॉब्ली नेक्स्ट, वो असाइनमेंट नेक्स्ट आ रही है मार्च के अंदर, एशियन चैंपियन ट्रॉफी। तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? उसकी प्रिपरेशन यही है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हॉकी फेडरेशन ने और हमारे चीफ कोच साहब ने हमें वो शेड्यूल दिया था, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद अब ये चैंपियनशिप के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ से हमारे कैंप लग रहे हैं, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स के जो कोचेज हैं वो हमें बताएंगे, कुछ उनके जो स्ट्रक्चर होगा उस पर हम खेलेंगे। तो आप लोगों की ये सारा जो सिस्टम है, ये इंस्ट्रक्शन फेडरेशन की तरफ से आती है? जैसे कोविड के अंदर हमने क्रिकेटर से बात की, वो तो 100% जो उनके जेडीज और रूल्स दिए जाते थे पीसीबी की तरफ से उसको फॉलो करते हैं, तो आपका भी ऐसा ही है? जी, हॉकी फेडरेशन का भी एक बाकायदा शेड्यूल था, वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स थे, हमारा डाइट प्लान था, एक फिटनेस ट्रेनर हमें उन्होंने दिया हुआ था, उसकी बाकायदा हम लोग वीडियोस बना के रोज अपनी ट्रेनिंग्स की हम तो वीडियोस देखें, वीडियोस से तो वो चीज़ आउटकम नहीं आ सकता ना। पॉइंट इज के ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए था कि जो आपकी टीम के 15-16 लोग जो हैं, जो टीम का परमानेंट पार्ट थे पहले लास्ट ईयर थे, या वो जिनको समझती है फेडरेशन के ये अगले 18-20 लड़के हमें सर्व करेंगे, तो आपके ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि वो उनको फेडरेशन एक स्पेसिफिक जगह पे, चाहे लाहौर में बुलाए, कराची में बुलाए, उधर रखे और उनको साथ डेली बेसिस के अंदर जो कोचेज हैं उनके साथ काम करवाए? जी, ऐसा पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा। जो वो कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए किया। हमें कोरोना फंड में से हमें उन्होंने जो है पैसे भी हमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने दिए। ठीक है, ये बड़ी खुशाइन बात है, और जिसकी वजह से उनको देखें प्लेयर्स का ख्याल है कि हम कहीं खेलने नहीं जा रहे, तो उन्होंने जो फंड्स हैं वो हमारे लिए रिलीज़ किए। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी वाले से मैं मैनेजमेंट के पार्ट पे भी ये बात करना चाह रहा था कि शहबाज सीनियर साहब जब आए कसम ज़िया के बाद, तो हमें लगा कि ये एक ऐसा बंदा जो खुद प्लेयर रह चुका है और इसको जितनी गेम अवेयरनेस है और ये बड़ा अच्छा सर्व करेंगे। उन्हीं की मैनेजमेंट में देखा कि पाकिस्तान का डिक्लाइन और ज़्यादा हुआ हॉकी का। वो क्या रीज़न समझते हैं, और जो अभी करंट मैनेजमेंट है आप इसको कैसे कंसिडर करते हैं कि ये उनसे बेहतर काम कर रही है? जी, शहबाज भाई मैराडोना ऑफ हॉकी, नो डाउट, लेकिन एक अच्छे प्लेयर में और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। और उनके दौर में हमने 5 मेन इवेंट्स खेले हैं। बिल्कुल। कॉमनवेल्थ गेम्स, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, उसके बाद एशियन गेम्स, फिर वर्ल्ड कप, सारों में जो है वो आपने देखी है परफॉर्मेंस हमारी टीम की। और अब जब ये अब आसिफ बाजवा साहब आए हैं, तो एक हमारा इवेंट हमने खेला है और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। बिल्कुल।
ऐसे। और मेरा ख्याल है कि जो फेडरेशन के वसाइल हैं उसमें हमें हमारे लिए जो है वो बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे एक चीज़ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक हॉकी प्लेयर के लिए कोच का कितना रोल है? जैसे क्योंकि क्रिकेटर से मैंने बात की तो क्रिकेटर्स कहते हैं कि जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं तो हमें कोचिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है, हमें माइन्यूट सी गाइडलाइन ज़रूर दे सकते हैं, अपना प्लान दे सकते हैं, बाकी हम पूरा 99% प्रिपेयर्ड ही आते हैं, पीछे से हमारे अंदर टैलेंट होता है। हॉकी के अंदर एक कोच की क्या इंपॉर्टेंस रखती है? हॉकी एक बिल्कुल डिफरेंट गेम है। ठीक है। हॉकी में अगर मैच हो रहा है तो 70% टीम का जो है ना वो कोच खेलता है, क्योंकि कोच ने बाहर बैठ के देखना है कि कहाँ गलती कहाँ खामी आ रही है, उसको फिर बेहतर करने के लिए कोच ने दोबारा नया प्लान देना है कि ये स्पेस अवेल करें, इस स्पेस को जो है वो कंट्रोल करें। तो इसलिए हमारी हॉकी में जो है वो कोच का बहुत अहम रोल है, और कोच के बगैर जो है वो टीम अधूरी होती है। तो आपका क्या ख्याल है कि कोच पाकिस्तानी होना चाहिए या फॉरेनर होना चाहिए? फॉरेनर को बुला के पैसे ज़ाया करने वाली बात है। पाकिस्तानी कोचिज़ को भी वही सब कुछ पता है जो आगे फॉरेनर ने बताना है। आम अल्फाज में कि हम लोग जो हैं अपने पाकिस्तानी कोच की अगर बात मान लें जो वो कह रहा है तो फॉरेनर की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो लड़के अब बात तो मान लेंगे, लेकिन आपने जैसे खुद कहा कि लड़के ने ही ग्राउंड में जाके अपने एग्जीक्यूट करनी है अपनी परफॉर्मेंस को। द पॉइंट इज़ कि अब जैसे साइंटिफिक हॉकी हो चुकी है, आपने खुद इस चीज़ को माना, अब हमारे जो प्लेयर्स हैं वो दूसरी तरह की हॉकी खेलते थे, जितने भी हमने बड़े नाम अभी लिए वो इस तरह की करंट हॉकी से मेरा ख्याल है थोड़ा लैक करते हैं। तो वो फिर आपको कैसे ये हॉकी सिखा सकते हैं? नहीं, आपके सामने मैंने आपको जैसे बताया कि अभी